हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने सपने को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दे रहे होंगे। मुझे पता है आपका सपना है बीपीएससी क्वालिफाई करके एक गवर्नमेंट टीचर बनना, और उसी के क्रम में मैं आज आप सब के लिए बिहार बोर्ड क्लास 6 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसका टाइटल है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में और वो कैसे मूवमेंट करती है, वो कैसे रोटेट करती है और वो कैसे रिवॉल्व करती है सूरज के चारों तरफ, उसे देखेंगे। तो टाइटल एक बार देख लीजिए, पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इससे पहले कि मैं ये चैप्टर शुरू करूं, मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इसी वीडियो में मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को 1.5 के स्पीड से देखें, ताकि आपका काम जो है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। मतलब इस चैप्टर को हमें पढ़ना है और इससे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसे गैदर कर लेना है, हमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताया गया है दिन और रात के बारे में। शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी सहेली मीरा को बुलाया। तो शीला की एक सहेली है मीरा, और शीला अपनी सहेली मीरा को अपने बर्थडे पे इनवाइट करती है। उसने नई ड्रेस पहनकर मीरा से पूछा, बताओ तो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। मीरा बोली, मुझे तुम्हारी पूरी ड्रेस ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। शीला को लगा उसकी इतनी अच्छी ड्रेस उसकी सहेली देख नहीं पा रही है, वह क्या करे। अब शीला को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी पूरी ड्रेस मीरा को कैसे दिखाए। इन दोनों की बातें शीला के बड़े भाई राजीव सुन रहे थे। अब शीला के बड़े भाई कौन थे? राजीव। और राजीव वहीं पे बैठे हुए थे और इन दोनों लड़कियों की बात वो बड़ी ही ध्यान से सुन रहे थे। दोनों को अपने पास बुलाकर उन्होंने कहा, शीला तुम प्रकाश में जाओ, मतलब तुम रोशनी में जाओ और गोल घूम जाओ। तो वो शीला को एडवाइज करते हैं कि शीला प्रकाश में जाए, रोशनी में जाए और वो गोल गोल घूमने लग जाए, राइट। शीला ने वैसा ही किया, जिससे मीरा को उसकी पूरी ड्रेस प्रकाश में दिखाई देने लगी। वह बोल उठी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत सुंदर है। राजीव ने कहा कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का घूमना, अब हम लोग देखेंगे कि हमारी धरती जो है वो कैसे घूमती है, वो कैसे रोटेट करती है। चलिए देखते हैं। राजीव ने आगे कहा, शीला अभी तुम प्रकाश के सामने गोल घूमी। घूमने से तुम्हारी ड्रेस के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ा उससे ड्रेस का भाग दिखाई देने लगा। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है और इसके जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा हमें दिखाई पड़ता है। यहाँ पर राजीव जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस को जो है वो अपने उन चीज़ों से जोड़ रहा है जो कि राजीव अपनी बहन को समझाना चाहता है। वो कहता है कि देखो, अभी तुम कैसे रोशनी में आई, तुम प्रकाश में आई और तुमने गोल गोल घूमा, और तुम्हारे घूमने की वजह से तुम्हारे कपड़े के जिस भी हिस्से पर रोशनी पड़ी वो चीज़ हमें दिखाई देने लगी। बिल्कुल उसी प्रकार हमारी धरती जो है वो अपने एक्सिस पे, अपने अक्ष पे घूमती है, और जिस भी धरती के जिस भी पार्ट पे, जिस भी हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो दिखाई देने लगता है, मतलब वहाँ पर दिन होता है, और जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहाँ पर रात होता है। तो यही कॉन्सेप्ट जो है राजीव अपनी बहन को बताना चाह रहा है। वहाँ दिन होता है और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ दिखाई नहीं पड़ता, मतलब वहाँ पर रात होती है। पृथ्वी को इस तरह का चक्कर पूरी करने में 24 घंटे का समय लग जाता है, और हम सबको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मतलब 24 घंटे में हमारा दिन और रात का एक साइकिल, एक चक्र जो है वो पूरा हो जाता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। अब यहाँ से हमारे लिए एक सवाल बनता है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही सोल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बचकर जाने नहीं देना है। सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार घूमना और एक बार चक्कर लगाना, इस गति को क्या कहते हैं? तो इस गति को हम लोग घूर्णन गति या दैनिक गति कहकर पुकारते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होती है, ये हम सबको पता है। राजीव, उठो और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर
वन सेकेंड। राजीव उठो और अलमारी के ऊपर रखे ग्लोब को लेकर आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा गलत तरीके से लिखा गया। राजीव उठो नहीं, राजीव उठा होना चाहिए। मतलब राजीव खुद से उठता है और अलमारी पर एक ग्लोब रखा हुआ है और उस ग्लोब को वो लेकर आता है। उसने उसे घुमाकर बताया कि जिस प्रकार ग्लोब घूम रहा है ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी घूमती है। मैं आप सबसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहीं पर मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। बताइए कि हमारी धरती जो है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ घूमती है। हमारी धरती क्या पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है या पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और फिर मुझे बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि धरती जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है या पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ये सवाल मैं आपको दे रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं बाद में आपको ज़रूर बताऊंगा और हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे भी कि हमारी धरती किस तरफ से किस तरफ मूव करती है। उन्होंने उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष है। अब यहाँ पे ध्यान से हमें देखना होगा, एक और सवाल बनता है। बताया गया है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होती, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है। अब देखिए, जो भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस या जो भी लैटिट्यूडनल लाइंस, मतलब जो भी देशांतर रेखाएं या जो भी अक्षांश रेखाएं हमारी धरती पर देखने को मिलती है, वो तो सिर्फ हम ग्लोब में देखते हैं और अपनी अपनी चीज़ों को समझने के लिए हमने काल्पनिक रेखा बना रखा है। हालांकि धरती पे इस तरह का कोई भी रेखा खींचा हुआ नहीं है। ग्लोब को दिखाते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोब पृथ्वी का नमूना है, इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी नहीं खड़ी रहकर एक और झुकी हुई होती है। तो आपने अगर ग्लोब देखा है तो ज़रूर ग्लोब जो होता है वो एक डायरेक्शन में हल्का सा झुका हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो अब यहाँ से एक और सवाल बनता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री तक झुकी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अब यहाँ पर खेलें ग्लोब का खेल, ये हमारे लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है। करके देखें, इन्हें हम लोग छोड़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक्टिविटी पोर्शन है, इससे हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है। राजीव ने दोनों से पूछा, मतलब राजीव यहाँ पर शीला और मीरा से पूछता है, जरा सोचो तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो फिर क्या होगा। मतलब यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अगर पृथ्वी जो है वो घूमना बंद कर दे तो फिर क्या होगा। शीला बोल पड़ी, सूरज की ओर वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिससे उस भाग पर लगातार गर्मी पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा रात होगी तथा हमेशा ठंड पड़ेगी। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी हुई है। इस कारण ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर शीला जो है वो राजीव के सवाल के जवाब में बताती है कि देखिए, अगर पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ेगी वहाँ पर हमेशा दिन होगा और जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ पर हमेशा रात होगा। और पृथ्वी जैसे अपने अक्ष पर घूमती है, बिल्कुल उसी तरह वह सूरज के चारों तरफ भी परिक्रमा करती है, जिससे कि ऋतु बदलता है। तो अगर वो भी परिभ्रमण करना भी बंद कर दे तो फिर ऋतु में भी बदलाव नहीं होगा। अब हम लोग जानेंगे कि परिभ्रमण क्या होता है। अभी तक हमने अर्थ के अपने अक्ष पे अपने एक्सिस पे उसके रोटेशन को देखा है। ये परिभ्रमण क्या होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। राजीव ने शीला से पूछा, परिभ्रमण गति क्या है, कि बताओ कि परिभ्रमण गति किसे कहते हैं। शीला ने बताया, अपने अक्ष पर घूमती हुई धरती 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस वार्षिक गति को ही परिभ्रमण गति कहा जाता है। अब यहाँ से एक और सवाल बनकर हमारे सामने आता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर नाचते हुए, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए साथ साथ सूरज का 365 दिन में एक चक्कर लगा लेने वाली गति को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं। या इसको और सिंपल किया जा सकता है कि धरती के द्वारा 365 दिनों में सूरज का एक चक्कर लगाने वाली गति को क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। राजीव ने कहा, तुम दोनों ने आकाश में सूर्य को देखा होगा। ऐसा लगता है
कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या यह ठीक है? दोनों चुप थे। अब यहाँ पे देखो, राजीव ने एक काफ़ी ज़बरदस्त सवाल पूछा है शीला और उसकी सहेली मीरा से। राजीव कहता है कि तुम दोनों ने आसमान में सूर्य को ज़रूर देखा होगा, और सूर्य को देखने से ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। क्या ये बात ठीक है? अब इस सवाल को सुनकर दोनों की दोनों लड़कियां बिल्कुल चुप हो जाती हैं। अब आप याद कीजिए कि मैंने शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था। वो सवाल ये था कि हमारी धरती जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करती है या पश्चिम से पूरब की ओर। तो अब उस सवाल के जवाब देने का समय आ गया है। हमारी धरती जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए पूरब की तरफ सूर्योदय और पश्चिम की तरफ सूर्यास्त होता है। लेकिन जैसे ही हमारी धरती पूरब से पश्चिम की तरफ घूमती है तो उसके बिल्कुल अपोजिट, उसके बिल्कुल विपरीत ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। हालांकि ऐसा नहीं है, सूरज अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर होता है, वो नहीं घूमता। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर दोनों लड़कियाँ बिल्कुल चुप हो जाती हैं, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को इस सवाल के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। राजीव ने बताया, यह हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी घूम रही होती है, सूर्य नहीं। मतलब हमारी पृथ्वी घूमती है, सूर्य बिल्कुल भी नहीं घूमता। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन के चलने के दौरान हमें आभास होता है कि हमारी ट्रेन स्थिर है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। मैंने ले लिया पेन और मैं यहाँ पर एक सबसे पहले डायरेक्शन में बना दूँ। चलिए ये रहा, मैं डायरेक्शन बना दूँ ताकि इसे हम लोग अच्छे से समझ सकें। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आप साउथ से जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, और ये जो एरो मैंने बनाया है ये एक ट्रेन है। ठीक है, जो एरो मैंने बनाया वो क्या है? एक ट्रेन है। और इस ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, और बाहर खिड़की से बाहर अगर आप झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इधर नॉर्थ से साउथ की तरफ जो भी घास फूस या जो भी चीज़ें हैं, बाहर के पेड़ पौधे जो हैं, वो लगते हैं कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपकी ट्रेन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही होती है। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा भ्रम है। हम तो बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन बाहर देखने पर ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं। तो यही बात जो है यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है कि ये हमारा भ्रम है कि सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। नहीं, हमारी धरती घूम रही होती है। बिल्कुल वही बात यहाँ पर समझाया गया है कि जैसे कि ट्रेन स्थिर होता है तथा बाहर की वस्तुएं पीछे की ओर जा रही होती हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूरज पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान से देखिएगा, इस टर्म को मैं आपको जरा सा हाईलाइट कर दूं। यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये चीज़ें जो है वो आभासी हैं, ऐसा सच में कुछ भी नहीं होता। सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य की किस गति को? तो जब ऐसा लगे कि सूरज पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है तो सूरज की इस गति को हम लोग आभासी गति कहते हैं। उन्होंने चित्र दिखाकर पूछा, कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है? अब यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है। राजीव कहता है कि कौन सा चित्र पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को दर्शाता है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मीरा बोली, भैया क्या इन्हीं गतियों के कारण मौसम एवं ऋतुएं भी बदलती हैं? राजीव ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूरज की ओर होता है, और आधी परिक्रमा के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूरज के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही विपरीत, जैसा कि चित्र 2.2 में बताया गया है। अब हमें इस पिक्चर को समझना होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर दिया गया है। मैं थोड़ा सा इसको सही से फ्रेम कर लूँ ताकि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे। ठीक है, मैं पेन ले लूँ।
ये देखिए, आपको यहाँ पर बीच में क्या दिखाया गया है? सूरज दिखाया गया है और उसके चारों तरफ ये जो आपको 4 गोले नज़र आ रहे हैं, वो हमारी धरती है और हमारी धरती का अलग-अलग महीने में उनके उसके पोज़ीशन को दिखाया गया है। तो अगर हम लोग कंसीडर करें कि ये जो है वो हमारा फर्स्ट पोज़ीशन है, ठीक है? ये हमारा फर्स्ट पोज़ीशन, ये हमारा सेकंड पोज़ीशन, ये हमारा थर्ड पोज़ीशन और ये हमारा फोर्थ पोज़ीशन है। तो आप देखेंगे कि हमारा फर्स्ट और थर्ड पोजीशन एक जैसा नज़र आ रहा है और फोर्थ और सेकंड पोजीशन जो है वो एक जैसा नज़र आ रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अगर फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो जून 21, तो 21 जून को क्या होता है कि हमारी धरती जो है वो सूरज की तरफ झुकी हुई दिखती है। किसकी तरफ? ऐसा लग रहा है ना कि हमारी धरती जो है वो सूरज की तरफ झुकी हुई है। मतलब सूरज का ज़्यादातर प्रकाश जो है वो क्या हो रहा है? सूरज का ज़्यादातर प्रकाश जो है वो हमारी धरती के उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रहा है। आप को दिख रहा होगा कि सूरज का ज़्यादातर प्रकाश जो है हमारी धरती के उत्तरी गोलार्ध पे पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये जो रीजन होगा, ये जो क्षेत्र होगा, यहाँ पे दिन जो होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे। यहाँ पे जो दिन होंगे वो काफ़ी बड़े होंगे और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अभी जून का ही महीना चल रहा है और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बात कितना सच है कि अभी बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड पोजीशन पे। जैसे मैंने इसको कहा था, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो मैंने कहा कि फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन में समानताएं देखने को मिलेंगी। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन में सूरज जो है वो धरती की तरफ झुकी हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत आप देखेंगे कि थर्ड पोजीशन में अब धरती जो है वो सूरज की तरफ न झुककर सूरज के दूसरे तरफ, सूरज के विपरीत डायरेक्शन में ये झुकी हुई प्रतीत हो रही है, सूरज से दूर झुकी हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि धरती के किस हिस्से पर ज़्यादातर सूरज का प्रकाश पड़ने वाला है। तो आपको दिख रहा होगा कि सूरज की ज़्यादातर रोशनी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पे पड़ रहा है। तो दक्षिणी गोलार्ध पे दिन जो होंगे वो बड़े होंगे और वहाँ पर गर्मी का सीज़न होगा। किस महीने में? तो दिसंबर के महीने में, लगभग 22 दिसंबर के समय में वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दिन बड़े होंगे, गर्मी का सीज़न होगा और वहीं उत्तरी गोलार्ध आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे छाया है और यहाँ पे शीत ऋतु होगा, मतलब यहाँ पर सर्दी का महीना होगा और यहाँ पे रात जो होंगी वो बड़ी होंगी और दिन जो होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे। तो हमने इस पोजीशन और हमने इस पोजीशन को समझ लिया। अब हम लोग इस पोजीशन और इस पोजीशन को हम लोग देखेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारी धरती 21 मार्च को देखें तो हमारी धरती सूरज के एकदम आमने सामने होती है। वैसे ही 23 सितंबर को भी हमारी धरती सूरज के बिल्कुल आमने सामने होती है। तो अब इसमें होता क्या है कि धरती के बिल्कुल आधे हिस्से में क्या होता है, बिल्कुल बराबर प्रकाश पड़ता है। सूरज की लगभग बराबर रोशनी जो है धरती के आधे हिस्से में पड़ती है। इसलिए होता क्या है कि दोनों गोलार्ध में लगभग बसंत ऋतु जैसा होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है और दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा कम सूरज की रोशनी पड़ रही है, वहाँ पे शीत ऋतु है, जाड़े का मौसम है। बिल्कुल वैसा ही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शरद ऋतु है और नीचे जो है वो बसंत ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट, मतलब 21 मार्च और 23 सितंबर को ऑलमोस्ट सूरज के एक समान प्रकाश जो हैं वो धरती पर हमारे पड़ते हैं। तो मुझे लग रहा होगा कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस की गई हैं, मैंने थोड़ा सा उसमें समय लिया है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकी हुई हो तो देखकर बताओ कि पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध सूर्य के सामने है। यह कहकर राजीव ने चित्र को आगे कर दिया। हालांकि ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य की तरफ झुकी हुई है तो उसका उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूरज की तरफ है, और जब हमारी धरती जो है सूरज के विपरीत तरफ झुकी हुई है तो उसका दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूरज की तरफ है। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारी धरती जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
दोनों उस चित्र को गौर से देखने लगी। मीरा ने कहा, भैया चित्र के अनुसार 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है तो उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। अब कर्क रेखा आपको समझ में आना चाहिए। कर्क रेखा क्या होता है? जो 23.5 डिग्री जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया है। शाबाश, राजीव ने मीरा की पीठ ठोकी क्योंकि मीरा ने सही जवाब दिया था। हमारा देश इसी गोलार्ध में है ना भैया? तो हमारा देश कौन से गोलार्ध में है? यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में पड़ता है। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। हाँ, सही कह रही हो। देखो, उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने तक पड़ता है, जिससे यहाँ 6 महीने लगातार दिन रहता है और ठीक उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुव में लगातार 6 महीने रात एवं 6 महीने का दिन होता है। देखिए, लगातार 6 महीने रात और 6 महीने दिन कहाँ पे होते हैं? ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ पे जून और दिसंबर की स्थितियों के बारे में बात किया गया है। किसके बारे में? जून और दिसंबर, मतलब आपके लेफ्ट साइड और आपके राइट साइड। जो पिक्चर हमने डिस्कस किया, आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि जो आपके लेफ्ट साइड में था 21 जून को और जो आपके राइट साइड में था दिसंबर वाले महीने में, तो उसकी उस स्थिति के बारे में अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया। हालांकि हमने भी उसे डिस्कस किया है। मीरा बोली, भैया तब तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं और परिभ्रमण के कारण मौसम भी बदलते हैं। राजीव बोला, बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरा कारण पृथ्वी का झुकाव भी है। इसे दिए गए चित्र से समझ सकती हो। वो कहता है कि 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब देखिए, विषुवत रेखा किसे कहते हैं? तो भूमध्य रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। इंग्लिश में उसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो कि हमारी धरती को 2 अर्ध गोलार्धों में, मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का काम करती है। वो कहता है कि 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर, जो कि कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, उस पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य का ताप अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। जैसे कि अभी जून का महीना चल रहा है, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 7 जून है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। ठीक है। शीला बोली, क्या सूर्य की स्थिति हर वक्त बदलती रहती है? राजीव ने कहा, नहीं, सूर्य के स्थिर होने के कारण उसकी स्थिति तो हर वक्त एक सी होती है। पृथ्वी की स्थिति जो है वो वास्तव में बदलती रहती है। 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 महीने बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी ओर पहुंच जाती है, मतलब हम लोग राइट साइड में आ चुके हैं। इस समय पृथ्वी का झुकाव जो है वो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य के सामने होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में जो 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री साउथ जो हमारा लैटिट्यूड होता है, उसकी बात की जा रही है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरे में रहता है। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी होती है और रातें छोटी होती हैं। साथ ही इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से और गर्मी की ऋतु होती है, क्योंकि दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और तापमान अधिक होता है, तो गर्मी का ऋतु होता है। ठीक है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से महीने में? दिसंबर के महीने में। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, दिन भी छोटा होता है, इसलिए दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है। तो हमारे देश भारत में आपको पता होगा कि दिसंबर के महीने से लगभग ठंडी का सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमारे यहाँ बेसिकली कहा जाता है कि अगर नवरात्र आ गया, मतलब अगर दुर्गा पूजा आ गया, तो फिर उस समय से हल्की हल्की सी ठंडी लगने लग जाती है।
चलिए बताइए, अपने देश में दिसंबर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? अब ये चीज़ें हमें डिस्कस करना है और हालांकि डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम लोग इसे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। सितंबर और मार्च की स्थिति। अब यहाँ पर जो पिक्चर हमने डिस्कस किया है, उसके सितंबर और मार्च मतलब ऊपर और नीचे वाली की स्थिति को हमें डिस्कस करना है, जब सूरज बिल्कुल जब धरती सूरज के बिल्कुल आमने सामने होता है। मीरा ने पूछा, भैया फिर तो इस गति के कारण हर वक्त पृथ्वी की स्थिति बदलती रहती होगी? राजीव ने कहा, हाँ। अब तुम प्रत्येक दिन महीने की स्थिति को समझ सकती हो। जैसे 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इस दिन पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर न ही उसके विपरीत होता है। इस दिन सूरज का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है, इसलिए दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। तो देखिए, हमने देखा था कि जून के महीने में और दिसंबर के महीने में, जून के महीने में जब पृथ्वी सूरज की तरफ झुकी हुई होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में रातें जो होती हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, मैंने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटा होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। ठीक है, और वहीं अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में, क्योंकि हमारा धरती जो है वो सूरज के विपरीत दिशा में उसका झुकाव होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो होते हैं वो दिन बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति के बारे में बात करें, तो यहाँ पर ना ही दिन बड़ा होता है और ना ही रात बड़ी होती है, लगभग दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। ये तिथियां समदिवारात्रि कही जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी दो तिथियां हैं जिन्हें हम लोग दिवारात्रि मतलब दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो वो तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ये चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। यहाँ इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है। इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी। इन तिथियों पर हमारे देश में क्रमशः वसंत और शिशिर ऋतु होती है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, उसके बाद हम लोग फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। राजीव ने शीला और मीरा से पूछा, अब तो तुम दोनों जान गई हो कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। किस समय? 21 जून को सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने से उसके आसपास के क्षेत्र में इस समय गर्मी की ऋतु होती है। अब ये बात समझने वाली है। तो इसमें अब क्या समझना है, हमें ये देखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 टॉर्चेस दिखाए गए हैं। यहाँ पे एक टॉर्च को सीधा जलाया गया है और दूसरे में एक टॉर्च को तिरछा करके दिखाया गया है। चित्र 2.3 देखिए। प्रकाश का कोणीय झुकाव या कोणीय झुकाव का प्रभाव। अगर हम लोग सीधे किसी टॉर्च को जलाते हैं या एक टॉर्च को हम तिरछा करके जलाते हैं, तो इस टॉर्च को आप सूरज समझिए, और सूरज की किरणें अगर धरती के किसी भी हिस्से पर सीधी पड़ रही हो तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, और अगर तिरछी पड़ रही हो सूरज की किरणें धरती के किसी भी हिस्से पर तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा नहीं होगी। यही बात राजीव जो है शीला और मीरा को समझाने की कोशिश कर रहा है टॉर्च के माध्यम से। राजीव ने बच्चों को चित्र दिखाया और बताया, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं। इस समय सूरज की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है, जिसके कारण धूप हल्की होती है। जैसे कि सुबह के समय धूप निकला होता है और हम धूप में खड़े भी होते हैं, फिर भी हमें धूप जो है उतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। यही रीज़न है, क्योंकि सूरज की किरणें उस समय जब सूरज निकल रहा होता है तो वो तिरछी पड़ती हैं धरती पे, और उसकी किरणें जो है वो धरती पे चारों तरफ फैल जाती हैं। गर्मी भी नहीं होती। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। जैसे जैसे दोपहर होता जाता है, आकाश में सूर्य ऊपर नजर आने लगता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी होती जाती हैं तथा परछाइयाँ भी छोटी हो जाती हैं। इस समय अधिक गर्मी और प्रकाश मिलता है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय
अधिक गर्मी लगती है। तो दोपहर के समय जैसे 12 बजे से लेकर 3 बजे तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी हमें महसूस होती है। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं वो सीधी धरती पर पड़ती है। शाम को सूरज की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिससे इस समय कम गर्मी होती है। रात में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, जिससे रात में ठंडक हो जाती है। ये सारी बातें जो हैं वो आम बातें हैं, यहाँ से हमें उतनी सारी चीज़ें जानने को नहीं मिलेंगी। पृथ्वी की गोलाकार सतह। अब पृथ्वी जो है वो गोलाकार है, तो अगर कोई पूछे कि पृथ्वी का साइज क्या है, पृथ्वी का आकार क्या है, साइज की नहीं, पृथ्वी का आकार, शेप की बात हो तो आप कह सकते हैं गोलाकार। वैसे एक अलग जॉइड होता है, GEOID, जॉइड। इससे भी हम लोग पृथ्वी के आकृति से रिलेट करके देखते हैं। राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह का चित्र दिखाकर पूछा, बताओ अगर इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दिखाया गया है और ये पिक्चर जो है वो हमारे अर्थ का है और हमारे अर्थ पे बीच में आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, उसके ऊपर उत्तरी ध्रुव है और भूमध्य रेखा के नीचे आप देखेंगे मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में और फिर उसके नीचे दक्षिणी ध्रुव है। ये चीज़ें दिखाई गई हैं और फिर सूरज की किरणें यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि सूरज की किरणें जो है वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले हिस्से पर सीधी पड़ रही हैं और वहीं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर सूरज की किरणें जो हैं वो तिरछी पड़ रही हैं। तो हमें पिक्चर को देखकर ही समझ में आ जा रहा है कि यहाँ पर मतलब भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और फिर भूमध्य रेखा से मकर रेखा, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो भी जगह है, धरती का ये जो हिस्सा है, वहाँ पे अक्सर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, अब इन सभी पिक्चरों को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे SCERT बुक, हमारी किताब में क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं। दोनों सहेलियां सोच में पड़ गई जब राजीव ये पिक्चर दिखाता है और कहता है कि बताओ कहाँ पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी और कहाँ पर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेंगी। मीरा बोली, भैया हमारी पृथ्वी के गोलाकार होने से उसके सभी भाग पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी। बिल्कुल सही है। राजीव बोला, बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांटें तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। अब यहाँ पर इस पिक्चर से और ज़्यादा चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आएंगी। आप देख सकते हैं कि ये जो डॉटेड लाइंस दिखाया गया है, ये डॉटेड लाइंस क्या हैं? तो ये डॉटेड लाइन है हमारा इक्वेटर, जिसे हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसके ऊपर उष्णकटिबंध और इसके नीचे उष्णकटिबंध। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सूरज की किरणें जो हैं वो सीधी पड़ती हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि क्या बताया गया है, एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में बांट दें। करना क्या है कि अगर हम धरती को दो बराबर हिस्सों में बांट दें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दें, तो सूरज की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेंगी। कहाँ पर? वहाँ पर जो इक्वेटर के आसपास वाला क्षेत्र होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध की पेटी कहेंगे। जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, जैसे कि अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ ताकि चीज़ें अच्छे समझ में आ सके। ये जो डॉटेड लाइन्स है, मतलब ये जो लाइन है हमारा, ये तो क्या है? ये तो हमारा इक्वेटर है। ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। अब इससे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे उत्तर की तरफ या जैसे जैसे हम दक्षिण में बढ़ेंगे इसके तरफ, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे गर्मी जो है वो हल्की सी कम हो जाएगी। वही बात यहाँ पर बताया गया है। जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर इसे उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं, जहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है। उसके ऊपर चाहे आप उत्तर जाओ या उसके नीचे आप दक्षिण में जाओ, वहाँ पे उष्ण कटिबंध के मुकाबले कम गर्मी पड़ती है। उसको हम लोग समशीतोष्ण कहते हैं। और एकदम ऊपर नॉर्थ पोल पे चले जाओ तो उसको शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं।
या एकदम साउथ में साउथ पोल पे चले जाओ, उसको भी हम लोग शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कम गर्मी पड़ती है। हालांकि गर्मी वहाँ पर भी पड़ती है। ध्रुवों के निकट सूरज की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती हैं। यही कारण है कि 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था कि कैसे दोनों ध्रुवों मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात होता है। लेकिन 6 महीने दिन होने के बावजूद भी वहाँ का वातावरण जो है वो गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ पर सीधी नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। अतः यहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। तो राजीव ने कहा, हाँ, यह सब इन्हीं कारणों से होता है। मतलब यहाँ पे शीला क्या कहती है कि पृथ्वी के झुके होने की वजह से और इसके अक्षीय गति मतलब इसके अक्ष पे अपने एक्सिस पे रोटेट करने की वजह से और इसके वार्षिक गति मतलब सूरज के चारों तरफ घूमने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है मौसम बदलने में अपना योगदान निभाती हैं। तो राजीव कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मीरा ने शीला से कहा, शीला सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई। यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है, राजीव ने कहा और उन्हें मिठाई दी। दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगी। चलिए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने अपने चैप्टर को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बारी आई हमारे इम्तिहान की। तो ये इम्तिहान की घड़ी है और हम लोग कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। तो सही विकल्प को हमें चुनना है। सवाल नंबर 1, समदिवारात्रि होती है। तो समदिवारात्रि, चलिए बताइए। क में कह रहा है 22 जून एवं 21 सितंबर। तो आपको याद होना चाहिए कि जो पिक्चर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था उसमें धरती के बिल्कुल आमने सामने जो सिचुएशन था, तो सबसे ऊपर क्या था, तो मार्च के महीने में, और सबसे नीचे क्या था, तो सितंबर के महीने में। तो जहाँ पे हमें मार्च और सितंबर दिख जाए वो हमारा सही जवाब होगा। तो क में जून है, क हमारा सही नहीं होगा। ख में भी जून है, ख भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। ग में मार्च है और सितंबर है, बिल्कुल। तो समदिवारात्रि किसे कहते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग होगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग होगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सबसे बड़ा दिन होता है, तो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़िएगा ज़रा। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो ये तो एकदम लड्डू सा हल्का सा सवाल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। शीतोष्ण कटिबंध में पड़ती है। क कह रहा है बहुत गर्मी, नहीं ये गलत हो जाएगा, बहुत गर्मी पड़ती है उष्ण कटिबंध पे। ख कह रहा है कि कम गर्मी पड़ती है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ग में कह रहा है कि बहुत बरसात होती, नहीं बरसात के बारे में हमने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। घ कह रहा है कि अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है, नहीं अधिक ठंड कहाँ पर पड़ेगी, तो दोनों के दोनों जो ध्रुव हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ख होगा कि शीतोष्ण कटिबंध में कम गर्मी पड़ती है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। तो ये बिल्कुल हलवा लड्डू सा सवाल है। तो इसे हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। जहाँ पर सालों भर गर्मी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से, ये तो काफ़ी हल्का सा है कि पृथ्वी जो है आकार में चंद्रमा से बड़ी है। सवाल नंबर 7, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति मतलब पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे वीवीआई मैं मान रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये पूछा जाता है। तो चांद पर सबसे पहले कौन पहुंचे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। चलिए खाली जगहों को, अब वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब पहुँचे, तो 1669 ईस्वी में। कब,
1669 ईस्वी में वो चांद पर गए थे। नासा का एक स्पेस मिशन था। चलिए आ जाते हैं। खाली जगहों को हमें क्या करना है, भरना है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। ठीक है, अक्ष कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की डैश गति के कारण दिन रात होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अक्षीय गति, किस गति? तो पृथ्वी के अक्षीय गति, किस गति? पृथ्वी के अक्षीय गति के कारण दिन और रात होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर, हम कह सकते हैं सालों भर सीधी पड़ती है। क्या कह सकते हैं? सालों भर सीधी पड़ती है, या हम ये कह सकते हैं सालों भर लंबवत पड़ती है। लंबवत, लंबवत पड़ती है। ठीक है। सवाल नंबर 4, पृथ्वी डैश से डैश की ओर घूमती है। ये मैंने आपको बताया कि पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है। एक बार फिर से मैं आपको डायरेक्शन के साथ बता दूं। तो अगर हम मान लें कि ये जो है हमारा डायरेक्शन, चलिए, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो हमारी धरती जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। मतलब हमारी धरती ऐसे रोटेट करती है। हमारी धरती क्या करती है? 1 सेकेंड, मैं इसको ज़रा सा बैक कर दूं। हमारी धरती जो है वो ऐसे रोटेट करती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर हमारी धरती रोटेट करती है। और इसी के कारण इधर पूरब में क्या होता है? सूर्योदय होता है, और इधर क्या होता है? सूर्यास्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें, इससे हमें बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।